तेजस MK1 डील फाइनल होने से पहले ही HAL की तरफ से अभी 100 से ज्यादा एरो इंजिन्स को खरीदने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर दिया गया है। DRDO की रुस्तम ड्रोन अभी अपने आप ही टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। साथ ही DRDO की तरफ से अभी इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने के साथ साथ इसकी 5 यूनिट को टेस्टिंग के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को डिलीवर करने की बात की गई है। इंडियन नेवी की नए वर्सेस में मेन आर्मामेंट को लेकर सामने आई कुछ मेजर इशू को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी सॉल्व कर दिया गया है और यूएस की तरफ से अभी अपनी MK45 गन्स को भारत को ऑफर किया जा रहा है। और अंत में एक वक्त ऐसा आया था जहां पर नेपाल की तरफ से भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आखिर किस वजह से उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को भारत में शामिल करने से इनकार कर दिया था। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजिन्स को लेके, जैसे कि कल ही अपडेट सामने आया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जल्दी से ही तेजस MK1 डील को फाइनल किया जाएगा। वैसे ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, बस फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है। इसी बीच HAL की तरफ से एडिशनल जनरल इलेक्ट्रिक्स की F404GE IN-20 इंजिन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 100 से ज्यादा इंजन अभी खरीदे जाने वाले हैं। इन इंजन को तेजस MK1 में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले जब तेजस की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट को बनाया जा रहा था तब 2004 में ऐसे 17 इंजन को खरीदा गया था और उसके बाद 2007 में ऐसे 24 इंजन और खरीदे गए थे, जिनको आगे चल के तेजस की LSP यूनिट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और अभी तक जितने भी तेजस यहाँ पे बनाए गए उन सभी में इन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो मैसिव ऑर्डर किया जा रही है एक फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर प्लेस किया जा रहा है और इसकी कीमत लगभग $600 मिलियन के आसपास होने वाली है। और इसी तरीके की पहली इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाले 24 महीने के अंदर HAL को डिलीवर किया जाने वाला है और इनकी पहली बैच को डिलीवर करने के बाद बाकी बचे इंजन्स को भारत में ही बनाने का फैसला किया गया, जिसमें कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। अब अभी जो जनरल इलेक्ट्रिक्स की 404 इंजन यहाँ पे भारत को डिलीवर किया जाएगा, ये अपने पुराने वेरिएंट से थोड़े बेहतर होने वाले और इनमें अभी थोड़ा बहुत माइनर रिफाइनमेंट किया गया है। अब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414GE IN-S6 इंजन के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, लेकिन ये जो इंजन है ये तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर या MK के प्रोटोटाइप्स में या फिर इसकी इनिशियल यूनिट्स में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट DRDO की रुस्तम ड्रोन्स को लेके है। जैसे कि 2021 की शुरुआत में ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हिंट दिया जा चुका है इस साल होने वाले डिफेंस डील में भारत नए ड्रोन्स को एक्वायर करने की कोशिश करने वाला है। इसी बीच हम ऐसे ड्रोन को इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही अपनी खुद की सिस्टम को भी तैयार करने वाले हैं। पिछले साल नवंबर में AD की तरफ से हमारी रुस्तम 2 ड्रोन की एक सक्सेसफुल टेस्ट राइड को कंडक्ट किया गया था, जिसमें GPS SBAS सिस्टम की मदद से इनको ऑटो मोड में टेस्ट किया गया था, यानी कि इनको ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कराया गया था। इसमें GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इनकी एक्यूरेसी काफी बेहतर हो गई थी और इसी वजह से ये पूरी तरीके से सिर्फ ऑटो लैंडिंग और टेक ऑफ कर पा रहे थे। और ये तापस मेल ड्रोन के लिए एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट था, जिसको अभी पूरा कर दिया गया है। और ये ऑटो लैंडिंग और टेक ऑफ वाला सिस्टम अभी रुस्तम 1 के साथ भी टेस्ट किया जा चुका है। और DRDO के मुताबिक ड्रोन्स को ऑपरेट करने के सबसे ट्रिकी पार्ट होता है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट लैंडिंग के दौरान होने के चांसेस रहते हैं। रुस्तम 2 की बात करें तो इसकी एंड्योरेंस लगभग 8 घंटे तक पाया गया था और ये लगभग 250 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है और इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 15,000 फीट तक पाया गया था। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट ट्रायल होने वाली है उसमें इसको इंक्रीज करके 26,000 फीट तक किया जाएगा, साथ ही इसकी एंड्योरेंस को भी 18 घंटे तक बढ़ाने का प्लान किया गया है। इसके एक मेजर कारण यह कि पहले रुस्तम 2 ड्रोन में 115 HP की रोटेक्स इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इसके वजन के हिसाब से काफी अंडर पावर था। अभी इसमें एक 180 हॉर्स पावर की इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी DRDO के साइंटिस्ट के मुताबिक ये अब भी 260 kg के आसपास ओवररेट है, जिसको अभी रिड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके साथ DRDO अभी इसकी 2 प्रोटोटाइप्स और 5 प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट को भी बना रही है, जिसमें से 3 इंडियन आर्मी को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा और बाकी एक एयरफोर्स को और एक नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इन सब के साथ इनको अभी आर्म ड्रोन में भी कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाए और सबसे पहले इसमें मेनली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि इनको एंटी आर्मर रोल में इस्तेमाल किया जा सके।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से अभी विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स और प्रोजेक्ट 17A क्लास के फ्रिगेट को बनाया जा रहा है और इन वेसल में भारत की तरफ से एक मॉडर्न मेन गन्स को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया था। अब आमतौर पर नेवी के जितने भी मेन वॉर्सेस मौजूद होते हैं उन सभी में इटली की ऑटो मिलर गन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 2015 में जब वीवीआईपी चॉपर वाला स्कैम का एलिगेशन सामने आया था उसके बाद इन गन्स को नेवी के वेसल में इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉब्लम सामने आ रहे थे और इनके अल्टरनेटिव के तौर पर भारत अपने वॉर्सेस में MK45 गन्स को लगाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बोथ सरफेस वॉरफेयर के लिए या फिर एंटी एयर गन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी खबर यह कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इन गन्स को भारत को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है और यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस की तरफ से अभी भारत को 13 MK45 गन्स के साथ साथ एमुनेशन और बाकी सभी एड ऑन पैकेज को ऑफर करने का फैसला किया गया है। इन 13 में से 11 गन्स को भारत अपने प्रोजेक्ट 17A क्लास की फ्रिगेट्स में और 4 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर में इस्तेमाल करने वाली है। इस डील की कीमत लगभग $1.1 बिलियन के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है और MK45 गन्स की बात करें 127 mm 62 कैलिबर की मॉड 4 नेवल गन्स होते हैं जिनको वाइडली यूएस फोर्सेस में नेवल फायर सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये लगभग 36 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके है। वैसे पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के बीच रिलेशन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी अब ये वापस ट्रैक पर आने लगा है। लेकिन आज हम थोड़े और पीछे जाने वाले हैं, जहां पर एक ऐसा वक्त आया था जब नेपाल भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा होने नहीं दिया था। इसके बारे में अभी हमारे पूर्व प्रेसिडेंट स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कुछ लिखा है जिसका नाम द प्रेसिडेंशियल ईयर्स है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जब नेपाल में उस वक्त के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेपाल को भारत में शामिल करने का ऑफर दिया तो नेहरू जी की तरफ से उनको ऐसा करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया था और नेहरू जी का मानना था कि नेपाल को एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। अब इसी के साथ ही प्रणब मुखर्जी जी ने यह भी बताया कि अगर उस दौरान उस जगह पर इंदिरा गांधी मौजूद होती तो वो कभी ऐसा नहीं होने देती। जिस तरीके से उन्होंने सिक्किम को मिला था ठीक उसी तरीके से वो नेपाल को भी भारत में शामिल कर देती। इसमें उन्होंने ये बताया कि भले ये सेम पार्टी के लोग हैं, लेकिन शुरू से ही अभी तक हमारे हर एक पीएम के काम करने के तौर तरीके अलग रहे और इसमें हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी को ब्लेम नहीं किया था, लेकिन कुछ सच्चाई इसमें झलक रही थी। लेकिन अभी इस बुक की पब्लिकेशन को लेकर कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं और देखने वाली बात तो ये है कि इसको पब्लिश किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर उस वक्त नेपाल की तरफ से भारत में शामिल होने का ऑफर दिया गया था तो उसे इनकार करके हमने सही किया था या फिर गलत किया था? अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी चाइना की तरफ से तिब्बत में एक और एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टिंग टिडिंग ने अभी पीपल लिबरेशन आर्मी के हर एक जवान को किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया है, जिसके लिए पीपल लिबरेशन आर्मी को अभी रियल टाइम कॉम्बैट सिनेरियो को क्रिएट करना और प्रैक्टिस करने को कहा गया है। और कल ही तिब्बत के लासा में चाइना की तरफ से एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। अब अभी भारत और चाइना के बीच जो सिचुएशन चल रहा है, इससे में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टिंग टिडिंग का ऐसा बयान देना ये बात साफ करता है कि वो अभी जंग करने के इरादे में है। लेकिन इसी के साथ इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि हाल ही में ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से तिब्बत को लेकर कुछ नए रूल को लागू किया गया है, जिसमें नेक्स्ट दलाई लामा को चुनने का अधिकार तिब्बत के लोगों को देने की बात की गई थी, जिसमें चाइना हस्तक्षेप करना चाहता है। इसी बात को लेकर अभी चाइना शायद नाराज है, क्योंकि नेक्स्ट दलाई लामा भारत से होने वाला ऐसा वर्तमान के दलाई लामा की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है। साथ ही तिब्बत की इंडिपेंडेंस के लिए भी यूनाइटेड स्टेट की नई रूल काफी काम आ सकता है। इसी वजह से चाइना शायद अभी जंग की धमकी दे रहा है और चाइना के प्रेसिडेंट पहली बार सीधे तौर पर अपने जवानों को मुश्किलों और मौत की परवाह न करते हुए किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे रहे हैं। और ज्यादा चांसेस ये है कि इसको अभी भारत को एम करके नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट को एम करके किया जा रहा है। लेकिन फिर भी तिब्बत और भारत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है और बॉर्डर में अभी भी तनाव चल रहा है। हमारे लिए भी खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि भारत भी अभी तिब्बत को सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को लेके। आप सबको पहले ही मैंने बता रखा था कि जीआरएससी की तरफ से 31 दिसंबर को इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट की वेसल को बनाने के लिए स्टील कटिंग की शुरुआत किया गया था। ऐसे अभी 8 वेसल को बनाया जा रहा है जो कि नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। इन वेसल को बनाने के लिए अभी जीआरएससी की तरफ से एलएनटी की मदद लिया जा रहा है और 8 वेसल में से 5 वेसल की हल सेक्शन को एलएनटी की तरफ से बनाने का फैसला किया गया और जरूरत पड़े तो एडिशनल एक हल को भी एलएनटी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस डील को पिछले साल अप्रैल के महीने में साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $855 मिलियन के आसपास था
और इस कैटेगरी के अंदर बनने वाले वेसल की लेंथ 77 मीटर, विड्थ 10.5 मीटर और ड्राफ्ट 2.7 मीटर के आसपास होने वाली है और कुल मिलाकर इनकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 900 टन से ज़्यादा नहीं होने वाली है। अब ठीक ऐसे ही 8 और वेसल को भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है, जिनकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो सेम होने वाली है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड की और जीआरएससी की जो वेसल है इनकी बेसिक डिजाइन में कुछ अंतर देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये दोनों ही वाटर जेट पावर शिप्स होने वाली, जो कि मैक्सिमम 25 नॉट की रफ्तार में ट्रैवल कर सकेंगे। और अभी जीआरएससी की तरफ से इसी क्लास की पहली वेसल को अक्टूबर 2022 तक नेवी को डिलीवर करने का एम रखा गया, जिसके बाद बाकी बचे 7 वेसल को अक्टूबर 2026 तक डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। जैसे कि पहले ये खबर सामने आ चुकी थी कि तेजस MK1 डील अभी फाइनल करने की बात किया जा रहा है, जो कि 1 या 2 महीने के अंदर फाइनल कर दिया जाएगा। इस डील की कीमत ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के आसपास होने वाली है, जो कि पहले 56,500 करोड़ तक बताया जा रहा था, लेकिन एक्सट्रीम नेगोशिएशन प्रोसेस के बाद तेजस MK1 की प्राइस को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सका है। अब तेजस MK1 की बात करें तो ये असल मायने में भारत के लिए गेम चेंजिंग फाइटर बनने जा रहा है और ये पाकिस्तान की JF-17 की नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को टक्कर देने वाला है। इसमें तेजस की MK1 स्टैंडर्ड के मुकाबले 43 मेजर इंप्रूवमेंट किए गए हैं, जिसमें अब एक नया AESA रडार, इनबिल्ट जैमर सिस्टम या बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम और बेहतर VVR मिसाइल कैपेबिलिटी होने वाली है। अब HAL का कहना है कि तेजस MK1 में इनबिल्ट VVR कैपेबिलिटी होने वाली है, क्योंकि ये पहले से टेस्ट किया जा चुका है और इसको आगे चल के अस्त्र मिसाइल को भी फायर करने के लिए प्रोग्राम किया जाने वाला है। अब अभी कुल मिलाकर 40 तेजस MK1 और 83 तेजस MK1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को ऐड करने से हमारे पास 123 LCA तेजस होने वाले, लेकिन इसी के साथ आगे चल के अभी इंडियन एयरफोर्स में 170 तेजस MK2 या मीडियम वेट फाइटर को भी शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बस 30 स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि हमें टोटल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और तेजस या मीडियम वेट फाइटर के बिना इनको हासिल करना असंभव है, क्योंकि हमारे काफी सारे मिग अभी रिटायर होने वाले हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनकी प्रोडक्शन रेट को लेके, क्योंकि अभी साल में हम 10 से 12 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। ऐसे में इतने सारे एयरक्राफ्ट को आगे बनाकर डिलीवर करने की बात करें तो HAL को इसको बनाने में लगभग 20 साल का वक्त लग जाएगा। इसी वजह से HAL की तरफ से अभी अपनी प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की एक अलग प्रोडक्शन यूनिट को बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है और ये 2021 से 2022 की फाइनेंशियल ईयर के दौरान फुली ऑपरेशनल होने वाली है, जिसके बाद हम आसानी से साल में 16 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और शायद इसको स्पेशली तेजस MK1 को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिजाइन किया गया और आगे चल के इसको तेजस MK2 को भी असेंबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।